शुरू करें? ओके। मैं आपका 10 मिनट लूँगा और यूपीएससी के तैयारी के रिस्पेक्ट में बातचीत होगी। जैसे आपने जब एडमिशन लिया होगा या फिर सेल्फ तैयारी शुरू करी होगी तो सबसे पहला टास्क आपका होगा कि सिलेबस किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। यूपीएससी के अंदर जो 17 सब्जेक्ट है उसको आपने पढ़ा होगा, उसके पीवाईक्यू देखे होंगे, एमसीक्यूज देखा होगा। देन बहुत से लोग पिछले साल अटेम्प्ट भी दिए होंगे और कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो 26 में किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। मुझे इस एग्ज़ाम में तकरीबन 12 साल का वक्त हो गया। मैं 2014 में घर छोड़ा था यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे यूपीएससी का फॉर्म डाल देना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने पहले अटेम्प्ट में मेंस लिखा, दूसरे में लिखा, तीसरे में प्री भी नहीं मेरा निकला। तो मुझे इन इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखा है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, उनकी प्राथमिकता होती है कि वो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। लेकिन ये सिलेबस नहीं है जो आपका सिलेक्शन कराता है, कंटेंट है। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट कि आप क्या पढ़ रहे हो। कहा जाता है कि जो आदमी खाता है वैसा बनता है, जो सोचता है उसी के जैसे ही उसका व्यवहार बनता है। यूपीएससी के कंटेक्स्ट में जो आप पढ़ते हो, जैसा पढ़ोगे उस तरह का आपका आउटपुट निकलेगा। मैं ये जो पेपर आप दे रहे हो, ये पेपर मैं बनाता हूँ। टाइपिस्ट थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे आज था क्वेश्चन नंबर 63, उसमें जो ऑप्शंस थे मैंने बी पे सेट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही बदल दिया और मेरा अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो एक आध दो जो गलतियाँ होती हैं, टेस्ट सीरीज में चलता है, लेकिन यूपीएससी में गलतियाँ नहीं होती। अगर यूपीएससी में गलती हो गई तो मतलब देश का बेड़ा गर्क है। तो मैंने कुछ चीज़ें तैयार करी हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा, किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आप जॉइन करते हो और जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। ज़रूरी बात, आप लोगों में से कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं? हाथ उठाना। इंग्लिश मीडियम वाले? बाकी के लोग इंग्लिश मीडियम वाले। मैं इस क्लास को हिंदी में ही बोलूँगा, लेकिन जो कंटेंट है, जो मैं अभी आपको कंटेंट दिखाने वाला हूँ, वो इंग्लिश में होगा। लेकिन जब मैं इस इनिशिएटिव को शुरू करूँगा, तो जो मुझे पीडीएफ या फिर फ़ोटोकॉपी देना होगा, जो हिंदी मीडियम वाला है, उसे हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात कि क्वेश्चंस यूपीएससी में कहाँ से बनते हैं। नॉलेज लिमिटेड है, किताबें लिमिटेड है, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता। 1-2 को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के अभी तक मैं 1995 से 2025 तक के क्वेश्चंस को देखता रहता हूँ और उसमें कुछ ना कुछ मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक पैटर्न पाया है इन सारे क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आप देखोगे जनरल सेंस में तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते यूपीएससी के, लेकिन किताबें लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड है, बावजूद इसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहा। किसी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये दावा कर दे कि मेरे टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चंस आए। 2016 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके यहाँ से तकरीबन 34-35 क्वेश्चंस यूपीएससी में आए थे डायरेक्ट। उसके बाद से वो लास्ट था। उसके बाद से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके आदमी मार्केट में घूमते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, उसको बदल देते हैं वो। तो यूपीएससी का ये जो क्वेश्चन है बनता कहाँ से है? पहला, जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं और दूसरा यूपीएससी का क्वेश्चन। इसको टैकल करने के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोट हैं कि अगर मैदानी जंग में चाहते हैं कि कम से कम खून बहे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सवाल कहाँ से बनता है? सवाल बनता है जो हाल फिलहाल में टॉपिक चलता है और उस हाल फिलहाल के टॉपिक से ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। कितने लोग 1 साल से डेली बेसिस पे करंट अफेयर पे नज़र जमाए हुए हो? हाथ उठाना।
1 साल से डेली बेसिस पे करंट अफेयर पे नज़र बनाए हैं, तो आपके लिए ये आसानी होगी। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आया है। कितने तारीख को? 29 नवंबर 2025। आज तारीख कितनी है? 21 दिसंबर 2025। सवाल है कि जो अंडमान है, वहाँ पे पहला कोरल रिसर्च सेंटर खोलने की तैयारी में ये लोग हैं। जो सुंडालैंड है हॉटस्पॉट, उसके इर्द गिर्द बहुत दिक्कत परेशानी हो गई थी। देन ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। सवाल बनेगा, तो कोरल रीफ क्या है? अगर यूपीएससी में प्री के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे। तो हर टॉपिक के अपने अपने क्वेश्चंस होंगे। ये टॉपिक करंट में था। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनना होगा, तो पूछ देगा कि कोरल रीफ के रेस्पेक्ट में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है। ये न्यूज़, ये लगातार, ये जो खबर है अंडमान निकोबार का, ये लगातार न्यूज़ में रहा है। पहला न्यूज़ ये आया था, पहला न्यूज़ है ये 25 जून 2024 को, ठीक? कि ग्रेट निकोबार में ये नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हम इसे डिवेलप करेंगे। तो जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे आप दिक्कत परेशानी करोगे, जो वहाँ पे ट्राइबल है उनको दिक्कत होगी। दूसरा न्यूज आया था 5 सितंबर 2025 को। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जब ये क्लास में शुरू करूँगा, उसमें मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तीसरा न्यूज है, प्रेसिडेंट मुर्मू जब वहाँ पे विजिट करी थी फरवरी 20, 2024। नेक्स्ट न्यूज है 19 अगस्त 2024। वो इलाका कौन सा है? निकोबार वाला। अगला न्यूज, उसका अगला न्यूज 14 सितंबर। कितने न्यूज हो गए अभी तक? उसका अगला न्यूज अगस्त 4, 2024, वही इलाका। उसका अगला न्यूज अप्रैल 19, 2024। उसका अगला न्यूज, और देन ये लास्ट। तकरीबन 8-9 न्यूज एक टॉपिक पे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग डेली बेसिस पे नज़र बनाए रख रहे हो। अगर क्वेश्चन बनना होगा, तो डंकन पैसेज से रिलेटेड, ठीक है, और 10 डिग्री चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन, और वहाँ पे जो फ्लोरा फोना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये लोग बनाएंगे। इसी तरीके से मैं 2024 से 2026 तक के न्यूज़ में तैयार करूंगा, जो इस इनिशिएटिव में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच। यूपीएससी इंडिपेंडेंटली कोई क्वेश्चन पिक नहीं करती है, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं कोई भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पिक करी है और उससे आपसे डायरेक्ट पूछ ली है, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। जैसे 1995 में एक क्वेश्चन आया था। बहुत से लोग इसमें से क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का करते होंगे, कई लोग नहीं करते होंगे, मैं बता दूं। 1995 में एक क्वेश्चन था कि जीरो वाज इन्वेंटेड बाई। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। जीरो की खोज किसने करी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वरहम मीरा, ब्रह्मगुप्त, एन अननोन इंडियन। क्या ऑप्शन होगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? स्कूलिंग, एकेडमिक में हमने क्या पढ़ा? एन अननोन इंडियन। बिल्कुल इसका आंसर डी होगा। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? अगर मैं मान लीजिए मैं एज अ टीचर हूँ, कई लोग इससे कहेंगे नहीं हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने तो आर्यभट्ट का नाम लगाया था, और कई बच्चे नहीं मानते हैं, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इसका जस्टिफिकेशन होगा, और स्कूल में जो हम यूपीएससी की तैयारी की है उसमें भी नहीं पढ़ाया गया था।
ये एक टाइमलाइन है, थैनोस वाला नहीं, टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में आज है 2025 सीई, कॉमन एरा, यही तारीख है सर। हेलो, 21 दिसंबर, यही है, संडे का दिन है। ठीक है, यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है, किसी को देर नहीं हो रहा है? बहुत पहले एक महान आदमी का जन्म होता है इस जगह, इन्हें बोला जाता है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। इनसे पहले, इनके इस दुनिया में आने से पहले, ये जो टाइम पीरियड है इसे बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। इनके बाद के टाइमलाइन को बोला जाता है सीई, कॉमन एरा। ओके, इनसे इनसे बहुत पहले, तकरीबन इस जगह 2500 से 1750 बीसी, कई लोग 2700 2800 बोलते हैं तो लड़िएगा नहीं हमसे, बीसीई, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे जिन लोगों ने कहा, अभी आर्यभट्ट का नाम लिया, यहाँ पे आर्यभट्ट थे तकरीबन 447 सीई से 550 सीई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यहीं से शुरुआत किया जाता है, जब सिविलाइजेशन की बात होती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत तरजीह दी जाती है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आबाद था इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस तरीके से इन लोगों ने घर बनाया, टाउन प्लानिंग थी, ईंटों का रेशियो, जितने ईंटें थे सारे एक रेशियो में थे। क्या ईंटों की साइज थी? 4:2:1। सिर्फ एक ईंट नहीं, सारे ईंट। तो जब सारे ईंट ये पाए गए कि सब एक ही साइज का है तो कंक्लूजन पे हम जाएंगे कि उनके पास सांचा होगा। यही कंक्लूजन निकलती है, क्योंकि यूपीएससी में कंडीशनल पढ़ाई पढ़ाई जाती है, सिचुएशनल, कि अगर एक घटना यहाँ हो रही है तो उसका कंसेक्वेंसेस क्या होगा। इसीलिए आपको आईएएस बनना है और इन जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उनको इरेडिकेट करना है, कि अगर ये घटना हो रही है तो इसका जो कंसेक्वेंसेस होगा मुझे उसको सॉल्व करना है। ईंटें जब एक साइज का है तो सिचुएशन ये कहती है, कंडीशन ये कहती है कि कहीं ना कहीं इनके पास सांचा होगा। ओके, जिस तरीके से ये इनके रोड्स थे और 90 डिग्री पे कटते थे, इसका मतलब आप इस कंक्लूजन पे आते हो कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये मैथ्स का इस्तेमाल करते थे। एक्सप्लिसिटली, जाहिर तौर पे एनसीईआरटी में या किसी स्टैंडर्ड बुक में ये नहीं लिखा है कि ये लोग जीरो का इस्तेमाल करते थे, कहीं नहीं लिखा है। और मैं यहाँ पे ये दावा भी नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने जीरो का इस्तेमाल एक्सप्लिसिटली किया है। अब आर्यभट्ट के टाइम पीरियड में और इस जगह से इस जगह, टाइम का आप डिफरेंस देख रहे होगे, इस पर्टिकुलर जगह से इस पर्टिकुलर जगह के बीच में टाइम का डिफरेंस, तो बहुत ये वेग लगेगा कि ये कह देना कि एक अनजान भारतीय, क्योंकि पहले अखंड भारत था, लंबा चौड़ा भारत था, ये भारत का हिस्सा था, ये सब भी थे, ठीक। तो ये भारत का ही हिस्सा था, इस वजह से जो हिस्टोरियन हैं, जो समझदार हिस्टोरियन हैं, व्हाट्सएप वाले नहीं, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला ये सारी घटनाओं को देख के कि कोई ना कोई एक भारतीय था। कौन था कोई नहीं जानता, उस आदमी का नाम कोई नहीं जानता। आर्यभट्ट ने उसको इवॉल्व किया, जैसे पहले मोबाइल आता था मोटोरोला का इतना बड़ा, आपने देखा है, इतना बड़ा होता था, फिर उसको इवॉल्व किया गया, अब ऐसा आता है मोबाइल। इसी तरीके से फैन, फैन को इवॉल्व किया गया, इनोवेट किया गया। तो इन्होंने इनोवेट किया है जीरो को, समझ में आ रहा है? यूपीएससी में सारी चीजें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी सब जुड़ी हुई हैं। हम हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, और बहुत दुर्भाग्य है, मैंने यूट्यूब पे देखा है और बहुत से रील्स में मैंने देखे हैं टॉप के टीचर जिनको मैंने कंटेंट दिया था। आप किसी टीचर को सोचो यूपीएससी का, विजुअलाइज करो, उसका चेहरा लाओ, जो कोई भी आया, मुझे नाम मत बताओ,
मैंने उसके लिए अपना नोट्स तैयार किया है, जो क्लास में डिलीवर किया है वो आदमी। और उनके साथ पढ़ाने वाले टीचर ये दावा करते हैं कि देखो बच्चों, इतना सब्जेक्ट है, 17 सब्जेक्ट है, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आप समझ लो। तो बड़ा लॉजिकल लगता है। जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं हो ये कहेगा सही बात कह रहे हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने में टाइम लगता है। आंख बंद करके कमरे में आप चलोगे, फिर विजुअलाइज करोगे, फिर उसको रटोगे, फिर नहीं याद होगा तो फिर आप पूरा फोकस लगाओगे, क्योंकि सीखना हमेशा ही पीड़ादायक प्रक्रिया होती है और किसी को पीड़ा नहीं चाहिए। तो आदमी कहता है कि वाह कितने अच्छे टीचर हैं, ये तो कह रहे हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लिया। तो अगर समझ लिया तो समझाओ, और समझाने के लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए। वोकैबुलरी के लिए आपको परिभाषा सीखनी पड़ेगी, और परिभाषा के लिए आपको रटना पड़ेगा। मतलब एक सिचुएशन दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको, जैसे जो मैं इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही शुरू करने वाला हूँ, और जो करोल बाग के बच्चे हैं उन सब के साथ, उसमें कंडीशन ये होगी, मैं आगे अपनी और बात बताऊं उससे पहले मेरी कंडीशन ये होगी कि यूपीएससी की तैयारी 3 लेवल पे होती है। पहला, यूपीएससी की तैयारी 3 लेवल पे। पहला, डेफिनेशन वाला पार्ट। इसमें आपको चीजों को याद करना पड़ता है, मेमोराइज। अगर मैं पूछूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते सर देखो मैं समझ लिया हूं, मैं लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूं, आप समझ रहे हो। ऐसे होता होगा कि अगर कोई मामला चल रहा है, यार देखो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने उस शब्द के साथ तालमेल नहीं बनाया है। पहला पार्ट होता है डेफिनेशन वाला, जो आपको उंगली पे होना चाहिए। अगर उंगली पे नहीं है तो बस आप दिल्ली में रह के अपनी सेहत, अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे बढ़िया मैं कहूंगा कि आप घर निकल लो, ठीक, क्योंकि टाइम once लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड। गया वक्त कभी वापस नहीं आता, और घर वाले रिश्तेदार कहेंगे दिल्ली थे, हैं कुछ करके नहीं आए। इधर आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। 10, जो चीजें आपने याद करी हैं, यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आप उसका एप्लीकेशन सीखो। एप्लीकेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुप्रयोग। मैं सही हूं? मेरी तैयारी इंग्लिश में हुई तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश लिखूंगा, लेकिन कंटेंट मैं हिंदी में दूंगा। देन, केस स्टडी। यहाँ आपने जो याद किया है, जो रटा है, उसको आपको अप्लाई करना है, और इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे यूपीएससी लेवल, जो यूपीएससी डिमांड करती है, वहां यहाँ आप तैयार होते हो। इस पर्टिकुलर जगह पे जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, जो स्टैटिक बुक्स होती हैं, और जो डायनेमिक, जो करंट रिलेटेड न्यूज़ होता है, तो जो स्टैटिक किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 17 सब्जेक्ट है। ये 17 सब्जेक्ट को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जीएस 1, 3 और 4। इनको आपको कंठस्थ करना पड़ता है। जब इन किताबों को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा रखते हो, तो इसके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं 3118। इतने पेज को आपको कंठस्थ करना है। अगर आप इन किताबों को, इन पेजेस को कंठस्थ नहीं करते, तो वंस अगेन मैं ये कहूंगा कि तब इस इनिशिएटिव में जो मैं शुरू करने वाला हूं, मैं आपको नहीं रखूंगा। ठीक, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो करो। इनको रटने के बाद ना आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी दूसरे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। जैसे पीछे पीछे बच्चे जाते हैं कि सर ये बता देना इसका मतलब क्या होगा, आप कंसेक्वेंस निकाल पाओगे। जैसे जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 19 क्लॉज ए, सब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें क्या है, स्पीच से रिलेटेड कुछ है। तो जब आप इसे समझना शुरू करते हो तो समझ में आता है कि 2005 में एक एक्ट आया, क्या था, ऐसा नहीं है कोई कानून नया बना, कानून पहले इसमें था, इनहेरिट था, एक्सप्लिसिटली उसके जरिए जग जाहिर किया गया, पहले से ही था, पहले से ये कैरी कर रहा था मीनिंग। बस लोगों को, आम लोगों को बता देने के लिए कि ऐसा है, तुम्हारे पास एक अधिकार है, इस अधिकार से तुम पूछ सकते हो कि मोदी जी किस साबुन से नहाते हैं, और मोदी जी को बताना पड़ेगा। कौन सा तेल का इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी को बताना पड़ेगा।
अगर मैं भी सरकारी आदमी हो जाऊंगा तो मुझे भी बताना पड़ेगा। तो एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, यूपीएससी के अंदर जुड़ी हुई है। ताकि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, सब में आपने एक पैटर्न देखा होगा। क्या पैटर्न आपने देखा है? बताओ। इनस्टेबिलिटी सब में एक कॉमन है, लेकिन नजर ना लगे, टच वुड, भारत सेफ एंड सिक्योर है। जानते हो कैसे? हाँ, ये देखो कि ये किताबी ज्ञान है, इन्होंने ये बोला। मैं अप्लाइड पूछ रहा हूँ, आपने ये वाला पार्ट बता दिया। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन्होंने डेफिनेशन बता दिया। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग बाय विच इंडिया इज स्टेबल राइट नाउ राइट अवे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट? व्हाट इज द एप्लीकेशन? डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे किताबी बातें हैं, अप्लाई करो अब इसको। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, आप जब आईएएस बनोगे तो आपका काम क्या होगा? देश कौन चलाता है? नेताजी लोग। नेता चलाते हैं। 2016 में एक स्कीम आई थी, स्कीम का नाम था, नाम सुना है? उड़े देश का आम नागरिक। कितने लोग उड़े? कभी फ्लाइट में सफर किया है? हाँ? क्यों? पैसा नहीं है? ठीक। इसका एक्रोनीम आप देखिए, उड़े देश का आम नागरिक। ये जो एक्रोनीम तैयार किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक तैयार किया जाता है, कौन लोग करते हैं? आप लोग। जब सेलेक्ट हो गए, ठीक। भारत सेफ और सिक्योर है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है। जानबूझ के इस तरीके से जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें ये चीज दिखाई जा रही है, भड़काई जा रही है कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाए। कोई ऐसा न्यूज आपको पता है हाल फिलहाल के दिनों में? एक कितने लोग डेली बेसिस पे न्यूज पढ़ रहे हो, हाथ उठाओ। बस। कितने लोगों को आईएएस बनना है 2026 में? नहीं, देखो, एक मिनट, हाथ उठाने से पहले कहा जाता है कि टीचर के जबान पे 24 घंटे में किसी एक टाइम पे सरस्वती जी का वास होता है। तो मैं दिल से दुआ दूंगा, जब हाथ उठाओगे तब मैं कहूंगा तथास्तु। तो 2026 में कितने लोगों को आईएएस बनना है? मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल लव, रेस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेरिटी, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड, है ना, बट एडवर्सिटी ड्राइव्स देम। इस वक्त जो सिचुएशन है अच्छी नहीं होगी, खुद से कपड़ा उपड़ा धुलना होगा ना। तो सब में कॉमन क्या है? ये वाले जो पार्ट हैं, इन सब में इनस्टेबिलिटी है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी को जिंदा जला दिया गया है। अब यहाँ पे दिखा होगा कि भारत में बाकी सब तो सेफ हैं, हिंदुओं के साथ कितनी दिक्कत हो रही है। अब ये सोशल मीडिया पे चलेगा, ये हंसने की बात नहीं है, आप समझो इस बात को। एक हादी नाम का आदमी था बांग्लादेश में, उसे गोली मार दी गई सर में। एक शेख हसीना के विरोध में वो काम कर रहा था, गोली मारी गई, मारी जाती हो। देश में हर जगह मर्डर होता है, कहीं ना कहीं होता रहता है। उस मर्डर के बाद 3-4 लोग थे, वो भाग गए। भागने के बाद जो वहां की पुलिस थी उसने ये क्लेम किया कि वो इंडिया भागे हैं। ठीक। तो जो हादी के सपोर्टर थे उन्होंने बैनर बनाया कि नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया, और भारत नजर बनाया हुआ था कि फरवरी में जो चुनाव हो रहा है अच्छे से चुनाव हो जाए,
क्योंकि अगर आपके पड़ोसी के घर में दिक्कत परेशानी होगी, लाठी डंडा चलेगा, तो आपके यहाँ भी कभी ना कभी चल जाएगा। तो उस चीज को स्टेबल रखने के लिए भारत लगातार काम कर रहा था, लेकिन उस आदमी की मौत, ठीक, फिर एक हिंदू आदमी को जला देना, समझ में आ रहा है? ये इत्तेफाक नहीं है। अगर किसी को आप में से लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये इत्तेफाक है, होता होगा, ये इंटेंशनली कोई करवा रहा है। भारत अभी तक सेफ है। मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कई मामलों में। उसने कहा कि मैंने वार रुकवा दी, हम सॉवरेन हैं, ठीक। फिर टैरिफ लगा। ये टैरिफ एक के बाद दूसरा, दूसरे को बाद तीसरा क्यों लग रहा था? मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं से तो तोड़ना है। तो जब ये भी नहीं हुआ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है तख्ता पलट कराने का, उसने लीबिया में कराया, सीरिया में कराया, लेबनान में कराया, इराक में कराया। जीता जागता एग्जाम्पल इधर है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के एक होटल में एक आदमी की मौत हुई। तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है। आप अफसर जब बनोगे तो यही आपका काम होगा। कुछ प्राइवेसी होगी जो सबको आदमी नहीं बताता है, लेकिन पूरा भार आप ही के ऊपर आएगा। आपको चलते फिरते मोबाइल से आपको मैसेज देना होगा कि हाँ इनको एलिमिनेट करो, इनको उनके जगह पर रखो, हमेशा अपने दिमाग को एंगेज रखना है। खैर इसीलिए 17 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कि आप दबाव झेलना सीख जाओ, प्लस बहुत से करंट अफेयर्स को पढ़ाना पड़ता है। उस करंट अफेयर्स में सब जगह जब नजर जाएगा तो आप मल्टीटास्कर हो जाओगे। यूपीएससी में जहां जहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से मैं तैयार करवाता हूं क्वेश्चंस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, उसके बाद एक आता है जियो स्ट्रेटजी नाम से, फिर साइंस रिपोर्टर, ठीक, और एक और न्यूज। इसको बिना पढ़े आप मेंस में बढ़िया नंबर नहीं पा सकते, जिसका नाम है वर्ल्ड फोकस। कई लोग इसमें नाम ही नहीं सुने होंगे। तो तकरीबन 6-7 जगह से न्यूज को बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो अब जो मैं आप लोगों के साथ इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूं, उसमें यह है कि मैं सन 2024 से 2026 तक के करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ के कि किस तरीके से पॉसिबल क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे, किस तरीके से पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, वो मैं तैयार करके आपको देने वाला हूं। और हफ्ते में 3 दिन क्लास ऑर्गेनाइज होगा इसी पर्टिकुलर क्लासरूम में। क्लास की टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मॉर्निंग में होगी। 1.5 घंटे की क्लास होगी। उन 1.5 घंटे की क्लास में क्या न्यूज़ में रहा है 2024 से 2026 तक का, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, सिर्फ एक पार्ट दिखाया है। मैं ऐसे न्यूज़ बहुत सारे रखा हूं जो अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं, और उसके बेसिस पे आपसे टेस्ट होंगे, समझ रहे हो? और जब आपका प्री निकल जाएगा, जो कि निकलेगा, तो उसके बाद कई लोग सलमान खान बन जाते हैं। एक सलमान खान, अब वो क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्री निकले, ठीक, जो प्रोसीजर है मैं उस प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। पी वाई क्यू, एम सी क्यूज और मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है जिन सवालों की बनने की, मैं वो क्लास में कराऊंगा। मैंने ये प्रोसीजर फॉलो कर दिया, बाकी भगवान जाने और आपका नसीब जाने। लेकिन जो स्टेप होगा मैं उस स्टेप को पूरा करूंगा। उसके बाद जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको एक काम करना है। कई लोग ऑफर देते हैं, जैसे सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। वो कहेंगे कि ऐसा है मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, मैं आपको मेंस पास करा दूंगा, बहुत सारे टेस्ट कराऊंगा, 2-4 आदमी असाइन कर देता हूँ। तो कई लोग लालची टाइप के जो होते हैं वो भाग जाते हैं। मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग लालची हो, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है कि मेरा दिल टूटता है, ठीक। मेरा नाम इमरान अहमद है। क्या नाम है? इमरान अहमद। मैं मेंटरिंग करता हूँ। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बच्चों का मेंस क्वालिफाई हो जाए। ये स्टूडेंट है एक, इनका नाम है अनामिका पांडे। 579 रैंक रहा है। ये मेरे मेंटोरशिप में थी। मैंने इनकी कॉपी चेक करी। ये बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन इमोशन में आके अपनी भावनाओं को रखती थी, जिससे इनका रैंक क्या आया, 579। ये उनकी कॉपी है। नंबर देखिए आप लोग, इनका कितना आता था 250 में। ओके, ये इनकी कॉपी है।
ये जो बात चाहिए होता था उसको छोड़ के सब कुछ लिखती थी। तो मेंस में जो 2 ढाई महीने का टाइम मिलता है, आप में से सबका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होगा। हालांकि 100% किसी का नहीं होता है, लेकिन अगर 60-70% सिलेबस कंप्लीट है तो मैं बाकी सब टैकल कर लूंगा। आप जब प्री क्वालिफाई करोगे तो इधर उधर अगर जो भग रहा है, मैं उसको श्राप दूंगा। ठीक है? जैसे आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के होगे वो आपको बुलाएगा, भाई कोई भी बुलाता है। तो मैं जो इन 6 महीनों में जो मैं मेहनत करूंगा, उसका 2026 का जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगाना होता है, स्टेटस वगैरह मैं लगाता हूँ। जैसे मेरा रेट कैसे बढ़ेगा, मेरा टाइम खत्म हो चुका यूपीएससी में, तो अगर मुझे जिंदा रहना है इसमें तो मेरा रेट कैसे, हर आदमी मतलबी है, मैं भी मतलबी हूँ, आप भी हो, तो स्टेटस पे लगाने से मेरा प्राइस बढ़ता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको भगना नहीं है। ठीक ऐसे 12 बच्चे थे जो ईजी में एनरोल थे। उनमें एक अनामिका है, फिर एक जनार्दन भाई साहब थे। ये जनार्दन यादव हैं, इनकी कॉपी है। कितने नंबर हैं इनके? मतलब ये बस एक कॉपी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूखे हो गए तो मुझे आपको छोड़ना है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये ठीक ठाक लिखते थे, लेकिन ये भी कंटेंट, जैसे क्या होता है ना कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसी में ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है, मोटे मोटे टॉपिक को जुटाना है और उसको प्रिसाइजली लिखना है, और उसको चेन में भी लिखना होगा। ये नहीं कि एक बात यहाँ, एक बात यहाँ, एक बात यहाँ। तो जो पढ़ेगा कहेगा कि इसका क्या ही लिखा है ये। हेलो, समझ में आ रहा है? तो जब आपका प्री क्वालिफाई होता है तो देन आपको क्या करना है, बहुत एहतियात से इस पे काम करना है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच होगा कि 2024 से 2026 तक के जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपको इस क्लासरूम में 1.5 घंटे के सेशन में पढ़ाऊंगा। प्लस अगर कोई आप में से ऐसा होगा जो ये सोचता है कि सर, मैंने जो 17 सब्जेक्ट है मैंने 20 या 30% ही किया है, अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अब मैं किस तरीके से उसको टैकल करूं, तो मैंने सिलेबस को, यूपीएससी का जो सिलेबस है, उनको उस 17 सब्जेक्ट को 80 दिनों में बांट दिया है कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है। ये उस सब्जेक्ट को 80 दिन में। पहले दिन का टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी। जो हिंदी मीडियम वाला है उसको ये मैं हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा। एक कोट होगा जिसको जब आप आंसर में लिखोगे तो आपके मार्क्स इनहेंस हो जाएंगे। टॉपिक होगा और उस टॉपिक को पढ़ना कहाँ से है। ओके? देन सोर्स, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक? फिर नेक्स्ट डे टॉपिक, एक कोट होगा, टॉपिक, सोर्स और क्वेश्चन। तो मैंने पूरे सिलेबस को 80 दिनों में क्या कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। नाउ इज देयर एनी डाउट? ये अप्रोच इस तरीके से चलने वाला है। अब किसी को अब इस पे फर्दर कोई इंक्वायरी करनी है, या फिर इससे और कोई डाउट होगा यहाँ नहीं पूछना चाहता, तो ये नंबर है, इसे लिखिए। लिखिए, 1 सेकंड में आया। नहीं 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 नहीं, तब तक वो बच्चे नंबर लिख रहे हैं। लिखो। हाँ। ओहो, कोई नहीं, पूछ लीजिएगा बाहर, जब डिस्कशन रूम है। ठीक है, पूछिए। बैठे रहिए, बैठे रहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई नहीं।
मैं समझ गया, मैं आपको आपकी बात समझ गया। आप बैठिए, आप पिछली बार भी मिले थे ना मुझसे। ठीक है, आप यहाँ इसको रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। और कोई डाउट? इनके डाउट को मैं समझ गया।